सभी को हमारा नमस्कार। आज के लेक्चर वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के संतुलन को किस तरह से स्थापित किया जाता है। इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। जैसे कि हमने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में फर्म के संतुलन के बारे में चर्चा किया था और आज हम बात करेंगे उद्योग के संतुलन के बारे में। और ये उद्योग के संतुलन की जो हम बात कर रहे हैं, ये बात करेंगे हम परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो उद्योग होता है वह एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, महत्वपूर्ण एक धारणा होती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में हम देखें तो वस्तु की कीमत का निर्धारण जो है वह उद्योग ही करता है। यानी उद्योग के द्वारा परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु की कीमत निर्धारित की जाती है और उस उद्योग के द्वारा वस्तु की जो कीमत निर्धारित की जाती है, उस कीमत को उस उद्योग में जितनी भी फर्में काम करती हैं वह सभी फर्में उस कीमत को एक्सेप्ट करती हैं। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन में हम देखें तो उद्योग के संतुलन की धारणा जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस तरह से हमें ये जानना जरूरी है कि उद्योग का संतुलन किस तरह से स्थापित होता है। यहां पर पहले हम उद्योग का अर्थ समझते हैं, मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। उद्योग जो होता है वह एक सिर्फ कंसेप्ट है। यानी उद्योग को हम अगर कहें कि इसको हम मूर्त रूप में देख सकें, उसको हम छू कर देख सकें, तो ऐसा नहीं है। उद्योग सिर्फ एक कंसेप्ट है और उद्योग जो होता है ये एक फर्मों का एक समूह होता है। यानी एक समान वस्तु का उत्पादन करने वाली जो फर्में होती है उनके समूह को उद्योग कहा जाता है। हमने पिछले लेक्चर वीडियो में उद्योग और फर्म इन दोनों के कंसेप्ट को विथ डायग्राम अच्छे से डिटेल्स में हमने समझाया है। आप अगर चाहें तो पिछले लेक्चर वीडियो में उद्योग के अर्थ को और विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम केवल आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। तो इस तरह से उद्योग जो होता है फर्मों का एक समूह होता है जो कि केवल एक समान या एक सजातीय वस्तु का उत्पादन करने वाली जो फर्म होती हैं उनका एक समूह होता है, उसको कहा जाता है उद्योग। अब बात करते हैं हम उद्योग के संतुलन की, कि उद्योग का संतुलन किस तरह से स्थापित होता है। तो उसके कंसेप्ट, उसके मीनिंग, उसका जो इक्विलिब्रियम है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि जब हम संतुलन की बात करते हैं तो वहाँ पर संतुलन की बात हम चाहे उपभोक्ता के संबंध में करें या फर्म के संदर्भ में करें हम, या फिर उद्योग के संदर्भ में करें, तो वहाँ पर जब संतुलन की बात की जाती है तो उसका मतलब होता है कि वहाँ पर परिवर्तन का अभाव है, परिवर्तन की अनुपस्थिति है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह कहलाती है संतुलन की स्थिति। अब हम यदि एक उद्योग के बारे में बात करें कि एक उद्योग संतुलन में कब होगा, तो उद्योग जो है ऐसी स्थिति में, संतुलन की स्थिति में होगा जहां पर कि परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती हो। यानी उस उद्योग में फर्मों की संख्या जो है एक समान हो, ना तो नई फर्में उस उद्योग में प्रवेश कर रही हो और ना ही पुरानी फर्में जो है उस उद्योग को छोड़कर जाती हों। तो इस तरह से ऐसी जो स्थिति होगी वह कहलाएगी उद्योग का संतुलन कहलाएगा। तो जब उद्योग की फर्मों को एक समान लाभ प्राप्त होगा, ये आप ध्यान रखिएगा कि जब उद्योग को क्या होगा, सब उद्योग में जितनी भी फर्में काम कर रही हैं उन सभी फर्मों को जब नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये है कि वो फर्म ना तो अधिसमान लाभ अर्न कर रही हैं और ना ही हानि की स्थिति में है। ये दोनों के बीच की जो स्थिति है वो नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। तो यदि उस उद्योग में काम करने वाली जो फर्में हैं उनको यदि नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है तो वह उस उद्योग को छोड़कर नहीं जाएगी और ना ही उस नॉर्मल प्रॉफिट को देखकर दूसरे उद्योग की जो फर्में हैं वह इस उद्योग में आएगी, ऐसा नहीं होगा। तो जब तक फर्म को
नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा तो उस उद्योग में ना तो नई फर्में प्रवेश करेगी और ना ही पुरानी फर्में उस उद्योग को छोड़कर जाएगी। तो इस तरह से हम देखें तो संतुलन की स्थिति में फर्मों की जो संख्या है वह एक समान होती है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है। अर्थात हम ये कहें कि संतुलन की स्थिति में जो उद्योग का आकार होता है वह एक समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। उद्योग के संतुलन के संबंध में प्रोफेसर बोल्डिंग ने एक परिभाषा दिया है, उसको हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि एक उद्योग संतुलन की अवस्था में उस समय कहा जाता है जब उसमें विस्तार या संकुचन की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने भी कहा है कि उद्योग की संतुलन की अवस्था जो है तब कही जाएगी कि जबकि उसमें ना तो विस्तार हो रहा हो, यानी ना तो नई फर्में प्रवेश कर रही हो और ना ही संकुचन हो रहा हो। संकुचन का मतलब ये है कि ना ही उस फर्म की जो पुरानी उस उद्योग की जो पुरानी फर्में हैं वो उस उद्योग को छोड़कर जा रही हो। तो मतलब ऐसी स्थिति जबकि ना तो उस उद्योग का विस्तार हो रहा हो और ना ही संकुचन हो रहा हो, तो वह जो स्थिति होगी वो उद्योग के संतुलन की स्थिति कहलाएगी। अब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर उद्योग के संतुलन की शर्तों के बारे में कि उद्योग के संतुलन की जो स्थिति है वह ये जो दो कंडीशन आप देख रहे हैं ये दोनों कंडीशन पर डिपेंड करती है, ये दोनों शर्तों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 शर्त जो है उद्योग के संतुलन की वह है फर्मों की अपरिवर्तित संख्या हो, अनचेंज्ड नंबर ऑफ फर्म्स हो। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि जब उद्योग में नई फर्में भी नहीं आएगी और ना ही पुरानी फर्म उस उद्योग को छोड़कर जाएगी, तो इस तरह से उस उद्योग में क्या होगा, संतुलन की स्थिति होगी, यानी उस उद्योग में फर्मों की जो संख्या है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पहली शर्त ये हुई। दूसरी शर्त ये है कि फर्मों का व्यक्तिगत संतुलन होना जरूरी है। जब सभी फर्में व्यक्तिगत तौर पे संतुलन की स्थिति में होगी तो इसका मतलब ये है, संतुलन की स्थिति में ये है, इसका मतलब कि फर्मों का उत्पादन स्तर ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। तो ऐसी स्थिति में फर्मों का जो आकार होगा वह एक समान होगा, अर्थात फर्म जो है व्यक्तिगत रूप से संतुलन की स्थिति में होगी। तो ये दो कंडीशन जो है, ये दो कंडीशन फुलफिल होने पर उद्योग का संतुलन स्थापित होता है। अब देखिए उद्योग का अल्पकालीन संतुलन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि उद्योग का जो संतुलन है उसको हम दो समय अवधि में उसका अध्ययन करेंगे। एक तो अल्पकालीन समय अवधि में और दूसरा हम बात करेंगे दीर्घकालीन समय अवधि में। तो यहाँ पर पहले हम उद्योग का अल्पकालीन संतुलन को समझते हैं, शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री। तो इसमें फर्म का जो शुद्ध आगम संतुलन की अवस्था में अधिकतम होता है, इसलिए फर्मों का जो संतुलन होता है उसके कारण उद्योग में संतुलन स्थापित होता है। जब उद्योग का संतुलन होगा तो इसको द्वारा जो उत्पन्न वस्तु की पूर्ति होगी उसकी मांग के बराबर में होगी। यानी जब उद्योग अल्पकाल में संतुलन की स्थिति में होगा तो यहाँ पर उसकी मांग और पूर्ति ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगी। ना तो मांग अधिक होगी और ना ही पूर्ति कम होगी, ये दोनों एक दूसरे की बराबर होंगी। ऐसी स्थिति में उद्योग जो है संतुलन की स्थिति में होगा। यदि मांग और पूर्ति, उद्योग की मांग और पूर्ति ये दोनों अगर बराबर नहीं होती हैं तो उस स्थिति में जो है संतुलन स्थापित नहीं होगा। तो इस तरह से उद्योग के संतुलन की स्थिति को हम दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो सकती है
जबकि सभी फर्में, उस उद्योग में जितनी फर्में काम कर रही हैं वो सब एक कुशलता वाली हो। एक कुशलता वाली हो इसका मतलब ये होता है कि उनकी लागत रेखाएं जो है वह एक जैसी हो, यानी सभी फर्मों की लागत जो है एक जैसी आती हो। तो वहां पर सभी फर्म जो होगी वो एक कुशलता वाली होगी। और दूसरी बात यह है कि कुशलता में विभिन्नता वाली फर्में हों। कुशलता में विभिन्नता वाली फर्म का मतलब ये है कि उस उद्योग में जितनी फर्में काम कर रही हैं वह उत्पादन कार्य में अलग अलग कुशलता रखती हों, यानी उनकी उत्पादन लागत जो है वह अलग अलग हो। किसी फर्म की उत्पादन लागत ज़्यादा हो, किसी फर्म की उत्पादन लागत कम हो। तो इस तरह से हम ये दोनों बातें समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जब उस उद्योग में जो फर्म काम कर रही हैं उस उद्योग में उत्पादन कार्य में संलग्न फर्मों की जो कुशलता है वह सभी फर्मों की कैसी हो, एक जैसी हो। पहले इस पॉइंट को समझेंगे हम। तो इस पॉइंट को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हम पहली स्थिति को समझ रहे हैं कि जबकि उस उद्योग में जितनी फर्में काम कर रही हैं वो सभी एक जैसी कुशलता वाली हों, अर्थात उन सबकी लागत रेखाएं जो है वह एक जैसी हो। तो यहां पर देखिए, हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ रहे हैं। पहला वाला जो डायग्राम है, ये वाला, ये वाला पहला वाला डायग्राम, ये डायग्राम उद्योग का है और ये डायग्राम फर्म का है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एक उद्योग है और उस उद्योग विशेष में कई सारी फर्म काम करती हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर एक फर्म मानकर चल रहे हैं। तो यहां पर देखिए, उद्योग के द्वारा उद्योग का मांग वक्र डी और ये उद्योग का पूर्ति वक्र, ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं। इसलिए बिंदु ई जो है यहाँ ये संतुलन बिंदु होगा। यहाँ पर ओपी कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति, यानी उद्योग का मांग और पूर्ति, ये दोनों कितना है, ओ क्यू के बराबर है। पूर्ति भी ओ क्यू है और मांग भी ओ क्यू है। अब उद्योग के द्वारा कीमत निर्धारित की गई कितनी, ओ पी। इस ओ पी कीमत को ये जो फर्म इस उद्योग के अंतर्गत कार्य करती है, ये फर्म इस उद्योग के द्वारा निर्धारित की गई कीमत ओपी को एक्सेप्ट करेगी, ग्रहण करेगी। तब इस फर्म का जो संतुलन है वह कहां पे है, एफ बिंदु पर है। अब इस एफ बिंदु पर आप देखिए तो फर्म को सिर्फ सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। इसका मतलब यह है कि ऐसी स्थिति में जबकि सभी फर्में एक जैसी कुशलता वाली हों या एक जैसी लागत वाली हों, तब उन सभी फर्मों को केवल क्या प्राप्त होगा, सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कोई ऐसी स्थिति में ना तो कोई फर्म उस उद्योग को छोड़कर जाएगी और ना ही नई फर्म उस उद्योग में प्रवेश करेगी। तब उद्योग का जो कुल उत्पादन है वो ओ क्यू रहेगा। और इस उत्पादन पर हम देखें तो ये फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, ओ आर एफ क्यू, ये उद्योग का केवल सामान्य लाभ है। क्योंकि ये देखिए एम सी एल एम सी, ये एल एम आर को एफ बिंदु पर काट रही है। इसका मतलब है यहां पर एफ बिंदु जो है फर्म का संतुलन का बिंदु है। यहां पर ये चारों बराबर हैं, चारों बराबर हैं। इसका मतलब है कि एल एम सी इक्वल टू एल एम आर इक्वल टू एल ए सी इक्वल टू एल ए आर। ये चारों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए फर्म को यहां पर केवल सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। तो इस तरह से आप इस डायग्राम के माध्यम से ये समझिए कि जब उस उद्योग में काम करने वाली सभी फर्मों की लागत एक समान हो तब उन्हें केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम। दूसरा पॉइंट ये है कि
कुशलता में विभिन्नता वाली फर्में हों, यानी उस उद्योग में जो फर्में काम कर रही हैं वह कुशलता में भिन्नता रखती हों, अर्थात कुछ फर्में जो है उत्पादन कार्य में ज़्यादा कुशल हों, कुछ फर्में जो है कम कुशलता रखती हों। तो इस तरह से उस उद्योग में जो फर्में काम कर रही हैं वह विभिन्न कुशलता में विभिन्नता वाली फर्में हो, तो वहाँ पर उद्योग का संतुलन किस तरह से स्थापित होगा ये बात करेंगे हम। तो कुशलता में उद्योग में काम करने वाली फर्मों के बीच में जो कुशलता होती है उसमें कई तरह से अंतर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो उत्पादन करने वाली मशीन है उसको कुछ फर्में नई मशीन का उपयोग कर रही हों, कुछ फर्में जो है पुरानी मशीन का उपयोग कर रही हों, तो उन फर्मों की योग्यता में अंतर हो सकता है। ऐसी स्थिति में कुशल फर्म की लागत कम होगी और जो ज़्यादा कुशल ना हो या जिसको हम अकुशल कह सकते हैं उसकी लागत अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि वहाँ पर जिनकी लागतें कम आ रही है उनको असमान लाभ प्राप्त होने लगेगा और जिनको जो अकुशल फर्में हैं उनको हानि होने लगेगी। या कुछ ऐसी फर्में हैं जो कि एक सामान्य सी लागत वहन कर रही हैं, उनको सामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन ऐसी दशा में भी उद्योग जो है अल्पकाल में संतुलन की स्थिति में होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्म जो है फर्म अकुशलता है, फर्मों के बीच में कुशलता में भिन्नता है, लेकिन ना तो नई फर्में उस उद्योग में प्रवेश कर रही है और ना ही पुरानी फर्में उस उद्योग को छोड़कर जा रही हैं। तब ऐसी स्थिति में भी जबकि उस उद्योग में काम करने वाली फर्मों की कुशलता में विभिन्नता हो, तब भी उस उद्योग में अल्पकाल की स्थिति में संतुलन स्थापित होगा। यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल पे हमने ये डायग्राम पे देखिए आप, इस डायग्राम में हमने 3 फर्में लिया है, 3 फर्मों को दर्शाया है। पहली फर्म 1, फर्म 2 और फर्म 3। पहली फर्म देखिए, ये जो फर्म 1 है, इस फर्म 1 में ये यहाँ पर उत्पादन की मात्रा, ये तो तीनों फर्म उत्पादन की मात्रा को दर्शाया हमने ओ एक्सिस पे, और ओ वाई एक्सिस में तीनों फर्मों की आगम और लागत को दर्शाया है। तो पहली फर्म को पहले हम समझते हैं। पहली फर्म जो है जो कि असामान्य लाभ प्राप्त कर रही है, क्योंकि इसको असामान्य लाभ इसलिए प्राप्त हो रहा है कि इसमें देखिए फर्म जो है बिंदु E1 पर संतुलन की स्थिति में है, क्योंकि फर्म का जो MC1 है वह MR को E बिंदु पर काट रहा है नीचे से, इसलिए फर्म E1 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। और यहाँ पर देखिए फर्म का जो औसत आगम है, प्रति इकाई औसत आगम, वह है E1C1। E1C1 ये उस फर्म का AR है, मतलब एवरेज रेवेन्यू है प्रति इकाई। सॉरी, प्रति इकाई इसकी लागत जो है वह देखिए प्रति इकाई लागत ये वाला है। तो प्रति इकाई लागत उसको जो आ रही है वह C1N1 आ रही है। प्रति इकाई लागत इसको प्राप्त हो रही है, प्रति इकाई लागत पहली वाली फर्म को C1N1, और प्रति इकाई आगम उस फर्म को प्राप्त हो रही है E1N1। यानी उस फर्म को आय जो प्राप्त हो रही है प्रति इकाई वह प्राप्त हो रही है E1N1, ये उसको प्रति इकाई आय प्राप्त हो रही है। और प्रति इकाई लागत उस फर्म को जो आ रही है माइनस करेंगे हम C1N1 इतनी उसको लागत आ रही है। तो इस तरह से उसको प्रति इकाई जो आय प्राप्त होगी वह प्राप्त होगी कितनी, E1C1 के बराबर में। E1C1 के बराबर में पहली फर्म को प्रति इकाई लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से अगर हम अब मान लीजिए कि फर्म जो है ON1 उत्पादन की मात्रा को मार्केट में बेचता है, तो उस फर्म को
कुल लाभ जो प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा E1C1 इंटू D1C1 इक्वल टू ये हो जाएगा E1C1 D1P1। इतना उस पहली फर्म को असमान लाभ की प्राप्ति होगी, जिसको कि इस ये छायांकित भाग से दिखाया गया है E1C1 D1P1। इतना पहली फर्म को असमान लाभ की प्राप्ति हो रही है। इसका मतलब ये है कि पहली फर्म जो है ज़्यादा कुशल है, अच्छी टेक्नोलॉजी को वह यूज़ कर रही है, इसलिए पहली फर्म को लागत कम आ रही है और आगम ज़्यादा प्राप्त हो रही है। अब हम दूसरी फर्म को समझते हैं। दूसरी फर्म, ये वाले डायग्राम को समझते हैं हम। इस दूसरी फर्म को केवल समान लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस फर्म का जो MC2 है, ये MR रेखा, ये जो MR रेखा है, इसको नीचे से बिंदु E2 पर काट रही है, जहां पर फर्म बिंदु E2 पर संतुलन की स्थिति में है। अब E2 बिंदु पे हम देखें तो फर्म की प्रति इकाई आगम जो प्राप्त हो रही है, फर्म 2 को हम समझ रहे हैं यहाँ पर, फर्म 2 पर फर्म की प्रति इकाई आगम यानी AR हम उसको कहें, एवरेज रेवेन्यू, तो वह प्राप्त हो रहा है इस फर्म को E2N2। इतनी इस फर्म को प्रति इकाई आगम प्राप्त हो रहा है, और प्रति इकाई लागत भी उस फर्म को E2N2 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें तो इस फर्म को जो लाभ प्राप्त हो रहा है वह जीरो हो रहा है। जीरो का मतलब है कि उसको केवल नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। इसलिए बिंदु E2 पर MC2 इक्वल टू AC2 इक्वल टू AR इक्वल टू MR, ये चारों बराबर है बिंदु E2 पर। तो इस तरह से फर्म 2 जो है उसको केवल समान लाभ प्राप्त हो रहा है, जबकि फर्म 1 को असमान लाभ प्राप्त हो रहा था। चूंकि फर्म 2 जो है ज़्यादा कुशल फर्म नहीं है, इसलिए इस फर्म को केवल समान लाभ की प्राप्ति हो रही है। अब थर्ड जो फर्म है वह फर्म है, देखिए, हानि वाली फर्म। एक ऐसी फर्म है जो कि ज़्यादा टेक्निकल फर्म नहीं है, ज़्यादा अच्छी कुशल फर्म नहीं है, तो उस फर्म को हानि भी हो सकती है अल्पकाल में। तो यहाँ पर देखिए, ओ एक्स एक्सिस पर ये उत्पादन की मात्रा को, ओ वाई एक्सिस पे आगम और लागत को दर्शाया गया है। यहाँ पर फर्म का जो MC3 है, मार्जिनल कास्ट कर्व, ये MR रेखा को नीचे से E3 बिंदु पर काट रहा है। इसका मतलब ये है कि फर्म 3 जो है बिंदु E3 पर संतुलन की स्थिति में है, और यहाँ पर कीमत जो निर्धारित होती है वह P3 निर्धारित होती है, संतुलित कीमत है, और ON3 ये संतुलित मात्रा है। अब इस E3 बिंदु से हमें ये पता चलता है कि जो फर्म थर्ड है इसका प्रति इकाई लागत जो है, प्रति इकाई आगम देख लें हम पहले। तो प्रति इकाई आगम इसको प्राप्त हो रहा है फर्म थर्ड को E3N3। इतनी प्रति इकाई आगम प्राप्त हो रही है, और इस फर्म को प्रति इकाई लागत जो आ रही है वह आ रही है ये वाली AC3। AC3 कितना है? C3N3। तो यहाँ पर थर्ड फर्म को प्रति इकाई आगम कम प्राप्त हो रही है और प्रति इकाई लागत ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से उसको प्रति इकाई हानि जो होगी वह प्राप्त होगी C3E3। इतनी प्रति इकाई हानि होगी। अगर हम उस फर्म की
कुल हानि की बात करें तो ये C3 हमने निकाला है प्रति इकाई, इसमें हम बेची गई मात्रा का गुणा कर देंगे। देखिए C3E3 इंटू P3E3 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा C3E3 P3D3। इतना इस फर्म को C3E3 P3 और D3, ये जो छायांकित वाला भाग आप देख रहे हैं, इतना इस फर्म को हानि होगी। तो ये फर्म थर्ड जो है इस उद्योग की, ये फर्म ज़्यादा कुशल नहीं है, इसकी लागत ज़्यादा आ रही है, इसलिए इस फर्म को हानि हो रही है। तो देखिए इस फर्म में 3 कुशलता वाली फर्म है। पहली फर्म जिसको कि असमान लाभ प्राप्त हो रहा है, इसकी लागत कम है। दूसरी फर्म जो है जिसको कि प्रति इकाई लागत और प्रति इकाई आगम दोनों बराबर प्राप्त हो रही हैं, इसलिए दूसरी फर्म को समान लाभ प्राप्त हो रहा है। और जो थर्ड फर्म है जिसको कि हानि हो रही, क्योंकि इसकी प्रति इकाई आगम कम है और प्रति इकाई लागत ज़्यादा है, इसलिए थर्ड फर्म को हानि हो रही है। तो इस तरह से हम देखें तो इस उद्योग में 3 तरह की फर्म उत्पादन कार्य में संलग्न है कि असमान लाभ प्राप्त करने वाली, समान लाभ प्राप्त करने वाली और हानि प्राप्त करने वाली। ये 3 फर्में उस उद्योग विशेष में काम कर रही हैं। इसके बावजूद भी उस उद्योग में संतुलन स्थापित होगा, क्योंकि ये अल्पकाल की बात हम कर रहे हैं। अल्पकाल में ये 3 कंडीशन हो सकती है, इसके बावजूद भी उस उद्योग में अल्पकालीन संतुलन स्थापित होगा। अब हम बात करते हैं दीर्घकाल के बारे में। अभी तो हमने अल्पकाल के बारे में बात किया, अब इसी तरह से हम दीर्घकाल के बारे में बात करते हैं। दीर्घकाल में जैसे कि हम सब जानते हैं कि दीर्घकाल एक ऐसी समय अवधि होती है जिसमें कि जो उद्योग होता है या जो फर्म होती है वह बाजार में उस वस्तु की मांग के अनुसार पूर्ति में समायोजन कर सकता है। इतना दीर्घकाल में उसके पास में पर्याप्त समय होता है। तो उद्योग के दीर्घकालीन संतुलन को भी हम 2 रूपों में समझेंगे। जिस तरह से हमने अल्पकाल में समझा था, वैसे ही हम यहाँ पर भी दीर्घकाल में भी 2 रूपों में उद्योग का दीर्घकालीन संतुलन को समझेंगे। लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री को समझेंगे। फर्स्ट समझेंगे कि जबकि सभी फर्में एक सी कुशल हो, और दूसरी बात हम देखेंगे कि कुशलता में विभिन्नता वाली फर्म हो। तो पहली स्थिति को समझते हैं दीर्घकाल में कि जबकि सभी फर्में एक सी कुशल हों। तो पहला उद्योग जो है पहला डायग्राम जो है उद्योग का है और दूसरा डायग्राम जो है फर्म का है। इस उद्योग का मांग वक्र DD और ये पूर्ति वक्र SS, ये दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं, इसलिए बिंदु E जो है उद्योग का संतुलन बिंदु है, जहां पर OP संतुलित कीमत है और OQ जो है संतुलित मात्रा है। अब इस उद्योग के द्वारा जो OP कीमत निर्धारित की जाती है, इस OP कीमत को ये फर्म एक्सेप्ट करती है। देखिए ये लाइन से ये लाइन भी बनी हुई है, यानी ये जो P उद्योग का कीमत रेखा है, यही फर्म का भी कीमत रेखा है। अब यहाँ पर दीर्घकाल में, जबकि दीर्घकाल में ये फर्म का जो मार्जिनल कास्ट कर्व है, ये एवरेज कास्ट कर्व को नीचे से F बिंदु पर काट रहा है, इसलिए फर्म जो है बिंदु F पर संतुलन की स्थिति में होगी। यहाँ पर फर्म को केवल समान लाभ की प्राप्ति हो रही F बिंदु पर, क्योंकि F बिंदु पर MC इक्वल टू AC इक्वल टू AR इक्वल टू MR, ये चारों जो है एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए फर्म को F बिंदु पर केवल समान लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से दीर्घकाल में जबकि सभी फर्में एक सी कुशलता वाली हों, यानी सभी फर्मों की लागत जो है एक समान हो, वहां पर फर्म को केवल क्या प्राप्त होता है, समान लाभ प्राप्त होता है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए अच्छे से कि उद्योग में चाहे अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो, वहां पर जबकि सभी फर्में एक सी कुशलता वाली हों, यानी जबकि सबकी एक जैसी लागत हो, तब वहां पर फर्म को केवल सिर्फ और सिर्फ समान लाभ की प्राप्ति होती है। उन्हें
कोई असमान लाभ या हानि की स्थिति प्राप्त नहीं होती है। अब बात करते हैं हम नंबर 2, कुशलता में विभिन्नता वाली फर्मों को। जबकि दीर्घकाल में उद्योग को संतुलन की बात हम कर रहे हैं, तो दीर्घकाल में जब उद्योग में ऐसी फर्में काम कर रही हों जिनकी कुशलता में विभिन्नता हो, तब उन फर्मों को क्या प्राप्त होगा, ये हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दीर्घकाल में जब कुशलता में अंतर वाली फर्में उस उद्योग विशेष में काम करती हैं, तो उस उद्योग में जो अधिक कुशलता वाली फर्में हैं उनको तो असमान लाभ की प्राप्ति होती है क्योंकि वह ज़्यादा कुशल है। लेकिन उस उद्योग के संतुलन में बने रहने के लिए या उस उद्योग को संतुलन में बने रहने के लिए फर्मों में जो विद्यमान अकुशल इकाइयां हैं, जो कि ज़्यादा कुशल नहीं हैं, कम कुशल फर्में हैं, उन्हें भी कम से कम कुछ नहीं तो समान लाभ की प्राप्ति होना चाहिए। यदि फर्म को समान लाभ प्राप्त नहीं होगा तो वो उत्पादन कार्य बंद कर देंगी या उस उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी। तो कुछ फर्मों को समान लाभ प्राप्त होने पर क्या होता है कि उद्योग में संतुलन बना रहता है। इसका मतलब ये है कि नई फर्म जो है उस उद्योग विशेष में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि यदि मान लीजिए कोई नई फर्में उस उद्योग विशेष में प्रवेश करती हैं तो वह क्या करेगी कि जो कुशल फर्म पहले से उस उद्योग में काम कर रही हैं उनको देखकर वह उस उद्योग में नहीं आएगी, क्योंकि जो नई फर्में उस उद्योग विशेष में आएंगी तो वह पुरानी जो कुशल फर्में हैं उनके कंपटीशन के सामने वो नहीं टिक पाएंगी। तो केवल उन फर्मों को देखकर नई फर्में नहीं आएंगी, अर्थात नई फर्में उस उद्योग विशेष में नहीं टिक पाएगी। इसलिए जो दीर्घकाल की समय अवधि होती है उसमें भी उद्योग में संतुलन बना रहता है, जबकि उस उद्योग में समान लाभ प्राप्त करने वाली फर्म हो और असमान लाभ प्राप्त करने वाली फर्में हो और समान लाभ प्राप्त करने वाली फर्म हो। ये दो तरह की फर्में दीर्घकाल की समय अवधि में होती हैं, क्योंकि समान लाभ असमान लाभ को देखकर नई फर्में आने की कोशिश तो करती है उस उद्योग में, लेकिन जो कि पहली फर्में जो पहले से काम अच्छा कर रही हैं, अच्छी कुशल हैं, ज़्यादा प्रबंध की गुणवत्ता उनमें है, निपुण है वो, तो उन निपुणता के कारण, उस कुशलता के कारण नई फर्में प्रवेश करना तो चाहती है, लेकिन जो पुरानी फर्में हैं वो अच्छे से कुशलतापूर्वक कार्य करती है, तो फिर वह नई फर्मों के प्रवेश को वो रोक देती है, नई फर्में नहीं आ पाती हैं। लेकिन कुछ फर्में ऐसी भी होती हैं जिन्हें केवल समान लाभ मिल रहा हो, तो तब भी वह दीर्घकाल में उस उद्योग को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो ये दोनों फर्में जो है उस उद्योग विशेष में रहती हैं, जबकि दीर्घकाल की समय अवधि हो, उस स्थिति में असमान लाभ प्राप्त करने वाली फर्में भी उस उद्योग विशेष में बनी रहती है और सामान्य लाभ प्राप्त करने वाली भी उस उद्योग में बनी रहती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सीमांत फर्म जिसको भी केवल समान लाभ मिल रहा हो, तब भी उद्योग में संतुलन स्थापित होता है दीर्घकाल की अवधि में, और ये संतुलन जो है एक तरह का स्थायी संतुलन होता है। तो यहाँ पर हम उद्योग के ये डायग्राम के माध्यम से कुशलतम विभिन्नता वाली फर्मों की स्थिति को समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये पहली जो फर्म है ये ज़्यादा कुशल फर्म है, क्योंकि इसकी लागत जो है कम आ रही है। यहाँ पर फर्म को असमान लाभ की प्राप्ति हो रही है। पहली फर्म असमान लाभ इसको कितना प्राप्त हो रहा है, F1, C1, D1, R1, ये छायांकित वाला भाग, ये इस फर्म को असमान लाभ की प्राप्ति हो रही है। लेकिन कुछ फर्में ऐसी है जो कि इतनी कुशल नहीं है, तो उन्हें केवल समान लाभ प्राप्त हो रहा है। जैसे कि ये दूसरी फर्म है, इस फर्म को केवल, जो कि पहली फर्म की तरह उत्पादन कार्य करने में ज़्यादा कुशल नहीं है, तो इस फर्म को केवल समान लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से जिसको कि असमान लाभ प्राप्त हो रहा है वो भी उद्योग में रहेगी,
और जिसे समान लाभ प्राप्त हो रहा है वो भी उस उद्योग में संतुलन की स्थिति में होगी। तो इस तरह से सीमांत फर्म के समान लाभ प्राप्त होने पर भी उस उद्योग में संतुलन स्थापित रहता है। तो ये बात अभी हमने समझी कि दीर्घकाल में जबकि फर्म कुशलतम विभिन्नता वाली फर्म हो, जिन्हें कि कुछ फर्मों को असमान लाभ प्राप्त हो रहा हो और कुछ फर्मों को समान लाभ प्राप्त हो रहा हो, तब भी उस उद्योग विशेष में दीर्घकाल में संतुलन स्थापित होता है। अब हम यहाँ पर एक और कंसेप्ट को समझते हैं, फर्म के संतुलन और उद्योग के संतुलन, इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको हम समझते हैं। तो संतुलन का अर्थ अगर हम फर्म के संबंध में देखें तो फर्म जो है उस समय या उस अवस्था में संतुलन की स्थिति में होती है जबकि उसमें उत्पादन की जो मात्रा है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, यानी उत्पादन ना तो घट रहा हो और ना ही उत्पादन बढ़ रहा हो। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर प्रोडक्शन जो है उत्पादन मान लीजिए कि 100 इकाई के बराबर में हो रहा है, तो ना तो उत्पादन घट रहा हो और ना ही बढ़ रहा हो, ना तो घट रहा हो उत्पादन और ना ही बढ़ रहा हो। तो ये स्थिति फर्म के संबंध में संतुलन की स्थिति कहलाती है। लेकिन उद्योग जो है उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जबकि फर्मों की जो संख्या है वह अपरिवर्तित हो। यानी फर्मों की संख्या अपरिवर्तित होने का मतलब ये है कि उस उद्योग विशेष में ना तो नई फर्में प्रवेश कर रही हो और ना ही पुरानी फर्में उस उद्योग को छोड़कर जा रही हो, तब वहां पर उद्योग का संतुलन स्थापित होगा। ये तो पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये है कि फर्म के संतुलन की जब हम बात करते हैं तो फर्म के संतुलन की 2 शर्तें होती है। पहली शर्त ये होती है कि एमसी यानी मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत लागत और सीमांत आगम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हों। पहली शर्त फर्म के संतुलन के संबंध में समझ रहे हैं हम, तो पहली शर्त ये होती है कि मार्जिनल कास्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो। और दूसरी शर्त ये है कि ये जो मार्जिनल कास्ट है एमसी, ये एमआर को क्या करे, नीचे से काटे, तो जो कटान बिंदु होगा वहां पर फर्म का संतुलन स्थापित होता है। तो ये 2 कंडीशन होती है फर्म के संतुलन किस संबंध में। और ऐसी स्थिति में फर्म को अल्पकाल में 3 स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। असमान लाभ प्राप्त हो सकता है, समान लाभ प्राप्त हो सकता है और हानि प्राप्त हो सकता है, तब भी फर्म जो है संतुलन की स्थिति में होती है। अब बात करते हैं हम उद्योग के संतुलन की शर्तों के बारे में। तो उद्योग के संतुलन की शर्त की जब हम बात करते हैं तो उसमें पहली शर्त तो ये होती है कि यहाँ पर जितनी भी फर्में उस उद्योग विशेष में काम कर रही हैं वो सभी फर्में जो है व्यक्तिगत तौर पर संतुलन की स्थिति में होनी चाहिए। पहली शर्त ये होती है। और दूसरी बात ये होती है कि फर्मों की उद्योग में प्रवेश करने की और उस उद्योग को छोड़ने की ये प्रवृत्ति ना हो। तो वहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक उद्योग के संतुलन में बने रहने के लिए ये आवश्यक होता है कि उस उद्योग विशेष में जो सीमांत फर्म है उसको कम से कम कितना समान लाभ मिलते रहे। जब तक उस उद्योग विशेष में काम करने वाली फर्मों को समान लाभ मिलते रहेगा तब तक वह फर्म जो है उस उद्योग विशेष में बनी रहेगी। तो इस तरह से ये 2 शर्तें जो है उद्योग के संतुलन के संबंध में होती है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये समझ लिया बहुत अच्छे तरीके से कि फर्म के संतुलन और उद्योग के संतुलन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर वीडियो में आपने ये जाना कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग का संतुलन किस तरह से स्थापित होता है। इसमें आपने अल्पकाल के संबंध में भी देखा और दीर्घकाल, इन दोनों
समय अवधियों में उद्योग के संतुलन को समझा। थैंक यू।